हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में आज हम सभी पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना, कि किस तरीके से यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ। बच्चों, समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी ओर बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। यानी समाजवाद की ओर बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी विचारधारा के लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। यानी जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सभी समस्याओं की जड़ है। इस विचार के पीछे उनका तर्क था कि बहुत से लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को केवल अपने लाभ से ही मतलब रहता है। यानी जो संपत्तिधारी लोग हैं उनको केवल अपने लाभ से ही मतलब रहता है। वह उनके विषय में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए यदि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय दूसरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ठीक प्रकार से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। बच्चों, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। यानी समाजवादी भविष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव अर्थात सामूहिक उद्यम के विचार में रुचि थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना यानी अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना की कोशिश की। कुछ समाजवादी मानते थे कि सिर्फ व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी ओर से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि फ्रांस में लुई ब्लॉन्क यानी 1813 से 1882 यानी लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर वस्तुएं बनाते थे और लाभ को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के अनुसार आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स यानी 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस ओर कई नए तर्क प्रस्तुत किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यानी जो औद्योगिक समाज है वह पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का लाभ मजदूरों के परिश्रम से पैदा होता है। मार्क्स का विचार निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह लाभ का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न प्रकार का समाज बनाना होगा। यानी जो कार्ल मार्क्स थे उनका विचार था कि यदि पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना है तो मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न प्रकार का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था
कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत आखिरकार मजदूर की ही होगी और उनके विचार में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो बच्चों, ये था यूरोप में समाजवाद का आगमन। अब हम समाजवादी विचारधारा के बारे में कुछ जान लेते हैं। समाजवादियों का विचार था कि लाभ मजदूरों की मेहनत का फल होता है, तो लाभ में से एक हिस्सा मजदूरों को भी मिलना चाहिए। और समाजवादियों का मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सभी समस्याओं का मूल है, इसीलिए इसे समाप्त करने के लिए संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है।